हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पीएच ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन एनायन सॉल्यूशन की फाइंड आउट की थी। एग्जांपल हमने लिया था Na3PO4 Na2CO3 Na2S। तो मल्टीवेलेंट कैटायन एनायन मतलब आप कह सकते हो पॉलीप्रोटिक एसिड बेस, लेकिन हाँ ये पॉलीप्रोटिक एसिड बेस कौन से थे? ब्रोंस्टेड पॉलीप्रोटिक एसिड बेस। आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स की पीएच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स जो H प्लस आयन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, यानी जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को बोला जाता है एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एक वर्ड यूज होता है एम्फीप्रोटिक और एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक वर्ड ऑक्साइड्स के साथ यूज किया जाता है, बट मतलब वही होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? तो जितने भी ये पॉलीप्रोटिक एसिड बेस हम जानते हैं, H3PO4, H2CO3, H2S, इनसे आप एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स बना सकते हो। कैसे? इसके पास दो H प्लस आयन है, इसमें से दोनों मत निकालो, केवल एक H प्लस आयन रिमूव कर दो, NaHS, NaHCO3। अब ये H प्लस आयन दे भी सकता है और एक H प्लस आयन ले भी सकता है, ये भी एक H प्लस आयन दे भी सकता है, ले भी सकता है। इनफैक्ट इसके दो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बनेंगे, NaH2PO4 और Na2HPO4। ये दोनों ही एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स के। बेस के भी बना सकते हो। मोस्टली जो यूज हम करते हैं इथिलीन डाइमीन, ये दो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों ऐड मत करो, केवल एक ऐड करो, ENH प्लस। ये अगेन क्या हो गया? एम्फीप्रोटिक सॉल्ट हो गया। अब इनकी पीएच कैसे फाइंड आउट करनी वो देखते हैं। तो एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं NaHCO3। NaHCO3 का सॉल्यूशन है, इसकी पीएच फाइंड आउट करनी। जैसे ही आप इसे पानी में मिक्स करोगे, ये Na प्लस और HCO3 माइनस में आयनाइज हो जाएगा। HCO3 माइनस जो है Na प्लस की कोई रिएक्शन नहीं होगी, HCO3 माइनस ये H प्लस आयन दे भी सकता है, और अगर ये H प्लस आयन दे रहा है तो ये H2CO3 का कौन सा H प्लस आयन हुआ? सेकंड, तो क्या लिख देंगे? Ka2। लेकिन ये H प्लस आयन ले भी सकता है, और अगर ये H प्लस आयन ले रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2CO3। ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो KW अपॉन इसका Ka, और इसका Ka क्या होगा? Ka। ठीक है। अब हमें यहां पर पीएच फाइंड आउट करनी है। दो रिएक्शंस हमने लिख दी, एक रिएक्शन से H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी रिएक्शन से OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये भी फर्दर रिएक्ट करके H2O बनाएंगे। फिर से कितनी रिएक्शंस हो गई? 3 रिएक्शंस हो गई। अगर पीएच फाइंड आउट करनी तो तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। याद आ रहा कुछ? कैसे कर चुके क्या इसी तरह से पहले हम? यस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये एक तरह से वीक एसिड है, ये एक तरह से वीक बेस है, ये H प्लस आयन दे रहा है, ये H प्लस आयन ले रहा है, तो ये भी उसी तरह का केस हुआ है। और यहाँ पर भी अगर हमें पीएच फाइंड आउट करनी है तो वही मोल बैलेंस और चार्ज बैलेंस से करेंगे, और उसका कंक्लूजन ऑलरेडी हमें पता है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल होगी। तो यहाँ पर भी हम यही करें, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल ले लिया, इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल मान के सॉल्व कर दो। फिर आपको चार्ज और मोल बैलेंस की इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर Ka2 क्या हो जाएगा? H प्लस CO3 2 माइनस अपॉन HCO3 माइनस, यहाँ पर OH माइनस H2CO3 HCO3 माइनस, दोनों का फिर से रेशियो ले लो, ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हम इक्वल मान रहे हैं तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से बचेगा क्या? Ka2 अपॉन
KW और यहाँ आ जाएगा Ka1 इक्वल्स टू H प्लस और OH आयन की जगह KW अपॉन H प्लस का स्क्वायर। ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अंडर रूट Ka2 Ka1 pH इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKa2 प्लस pKa1। ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहाँ पर pKa2 अपॉन pKa1 का। ठीक है, तो आसान है, लॉजिक यूज करो, हर जगह यूज कर सकते हो। जब भी एक रिएक्शन से H प्लस आयन दूसरे से OH आयन, हाँ चेक कर लो क्या यहाँ पर इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, यस Ka2 भी बहुत कम है और Kw अपॉन Ka1 की वैल्यू भी बहुत कम होगी। चलिए अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो था NaHCO3 का, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ Na2HPO4 का। जैसे ही हम पानी में Na2HPO4 डालेंगे, Na प्लस की तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन H2PO4 माइनस ये H प्लस आयन दे सकता है और HPO4 2 माइनस। यहां पर ये सेकंड H प्लस आयन लूज कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी एक और H प्लस आयन दे सकता है, अभी भी एक और H प्लस आयन दे सकता है, तो क्या उसकी भी रिएक्शन लिखें? नहीं। क्यों नहीं लिखें? क्योंकि हमें यहाँ पर केवल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि X के रेस्पेक्ट में Y, Y के रेस्पेक्ट में Z को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिंस इस सेकंड रिएक्शन का इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, तो इससे जो H प्लस आयन आएंगे उसके रेस्पेक्ट में इससे जो H प्लस आयन मिलेंगे वो बहुत कम होंगे, इसलिए इस रिएक्शन को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसके कारण जो भी H प्लस आयन आ रहे हैं उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर इस तरह का कोई भी एसिड हो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स में जो एक से ज्यादा H प्लस आयन दे सकता है, लेकिन आपको केवल फर्स्ट स्टेप लिखनी है, बाद वाली स्टेप्स को नेग्लेक्ट करना है। सिमिलरली H2PO4 माइनस प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू OH माइनस प्लस H3PO4 H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पर भी मैं आपको बता दूं, एक ही H प्लस आयन राइट नाउ तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी अगर एक्सेप्ट कर सकता होता तो जो OH आयन प्रोड्यूस होंगे वो फर्स्ट स्टेप से बहुत ज्यादा होंगे, बाद वाली स्टेप से बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस की केवल फर्स्ट स्टेप ही हम कंसीडर करते, सेकंड थर्ड स्टेप अगर हो रही होती तो उसे भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने किया भी था Na3PO4 के केस में भी हम X के रेस्पेक्ट में Y को, Y के रेस्पेक्ट में Z को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो लॉजिक H3PO4 के लिए है वही लॉजिक Na3PO4 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर फिर से दो ही रिएक्शन आई है, एक रिएक्शन से H प्लस आयन, दूसरी रिएक्शन से OH आयन। इनके साथ में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम इक्वल ले सकते हैं, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल मान लो, फिर से फॉर्मूला डिराइव कर लो। होगा क्या, यहाँ पर आ रहा है Ka2 और ये Ka1, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। हाफ ऑफ pKa2 प्लस pKa1। अप्रोच वही रहेगी जो पहले की, बस के यहाँ Ka2 और यहाँ Ka1 तो वही वापस आ गए, कह सकते हो फॉर्मूला वही आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ फॉर्मूले में। और अगेन मैं बता दूं, यहाँ पर भी फॉर्मूला जो है कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, जैसे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस में होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म नहीं आती, यहाँ पर भी नहीं आ रही। हाँ, तो ऐसा लगता है क्या हर एक केस में फॉर्मूला pKa2 प्लस pKa1 ही आएगा, चाहे कोई सा भी एम्फीप्रोटिक सॉल्ट हो? नहीं। अब अगर हम Na2HPO4 लेंगे तो क्या होगा, Na2HPO4 तो HPO4 2 माइनस H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ये क्या हो जाएगा Ka3
और इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा। तो OH माइनस प्लस H2PO4 माइनस, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW अपॉन Ka2, Ka2 Ka3 है, यहाँ Ka2 है, दोनों का फिर से वही रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर पीएच का जो फॉर्मूला आएगा वो हाफ ऑफ pKa3 प्लस pKa, यानी यहां से ये तो क्लियर हो गया क्योंकि रिएक्शंस केवल दो ही लिखे। जैसे यहां पर भी हमने HPO4 2 माइनस के हाइड्रोलिसिस की तो रिएक्शन लिखी, लेकिन इसके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट किया वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि अब इससे जो OH आयन आएंगे वो बहुत कम होंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में से नेग्लेक्ट कर दिया। तो केवल दो ही रिएक्शंस हमेशा आएंगी, दो रिएक्शंस आएगी तो दो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ पर Ka3 Ka2 आ गया, यहाँ पर Ka2 और Ka1 आ गया। इससे ये समझ में आ रहा है कि हमेशा फॉर्मूले में दो Ka की वैल्यूज आएगी। हाँ, अब यहाँ इश्यू आता है कि कभी वो pKa1 प्लस pKa2 है तो कहीं pKa2 प्लस pKa3 है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे डिसाइड करें? तो इसका मैं अब शॉर्टकट तरीका और बता रहा हूँ, यानी बिना रिएक्शन लिखे हुए भी हम डायरेक्ट कंपाउंड देखकर फॉर्मूला लिख सकते हैं। कंपाउंड देखकर कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर H2S है, Na2CO3 है, NaH या NaHS है, NaHS है या NaFCO3 है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि इनमें दो ही K की वैल्यू होती है, Ka1 और Ka2। तो फॉर्मूला हमेशा हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2 ही आएगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है? H3PO4 वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर Ka1 Ka2 और Ka3 तीन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो उनमें से कौन से तो आएंगे वो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर NaH2PO4 है, अगर ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, तो ये देखिए अगर ये H प्लस आयन लूज कर रहा है तो ये कौन सा H प्लस आयन है? H3PO4 का। ये H3PO4 का सेकंड H प्लस आयन है, ये सेकंड H प्लस आयन है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या गया? pKa2 और एक इससे पहले वाला, pKa2 से पहले वाला मतलब pKa1। अब अगर हमें इसमें देखना है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये कौन सा H प्लस आयन लूज कर रहा है? H3PO4 का थर्ड, तो pKa3 आएगा, और एक इससे पहले वाला pKa3 से पहले वाला मतलब pKa2 आएगा। इस लॉजिक से आप फॉर्मूला लिख सकते हो, फिर आपको ये रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या, मैं आपको बताऊं, वैसे तरीका तो याद रखना है, ऐसा नहीं कि आपको रिएक्शंस याद नहीं रखनी, पता होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, जल्दबाजी में हमने कोई एक रिएक्शन भी एक्स्ट्रा लिख ली, आप जिसको नेग्लेक्ट करना था और आपने नेग्लेक्ट नहीं किया, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर आप इस फॉर्मूले तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए कंपाउंड देखते ही फॉर्मूला लिख सकते हो। हाँ, तरीका याद रखिए। और एक और पॉइंट मैं बता दूं, यहाँ पर हमने x और y और z नहीं माने। इस चैप्टर को जब आप रिवाइज कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो ये हमेशा याद रखना कि कौन से फॉर्मूले एक्स वाई मान के डिराइव हो रहे हैं और कौन से फॉर्मूले बिना एक्स वाई के हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ पर एक्स और वाई लिख लिया ना, तो फिर आपका सारा दिमाग कैसे चलेगा कि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को नेग्लेक्ट करें या वाई के रेस्पेक्ट में क्या करें, फिर आप इस एंगल से नहीं सोचोगे। तो यहाँ एक्स और वाई नहीं लिखना है, ये पर्टिकुलरली अलग से इसको याद रखना। हाँ, ये वो केसेज हैं जहाँ पर हमने चार्ज बैलेंस और मोल बैलेंस से किया, वहाँ एक्स वाई यूज नहीं होता है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप इजीली फॉर्मूले लिख सकते हो। चलिए एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं जिसमें बिना रिएक्शन लिखे हुए फॉर्मूला लिखेंगे, रिएक्शन नहीं लिखेंगे, आपको फॉर्मूले लिखने। फाइंड पीएच ऑफ, अब मैं जो एसिड ले रहा हूं उसके पास 4 H प्लस आयंस है, यानी उसके 4 Ka डिफाइन होंगे, Ka1 Ka2 Ka3 एंड Ka4। आपको इन सभी की पीएच का फॉर्मूला लिखना है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ तो आएगा, ये कौन सा H प्लस लूज करेगा, थर्ड, तो pKa3 और इससे पहले वाला pKa। देन फिर से हाफ, ये कौन सा H प्लस लूज करेगा, फोर्थ, pKa4, इससे पहले वाला pKa3। ये कौन सा H प्लस आयन लूज करेगा, सेकंड, pKa2, इससे पहले वाला pKa। क्या इसका फॉर्मूला भी ऐसे आएगा, नहीं, क्योंकि ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट नहीं है। तो फिर या बहुत तो क्या लगता है चेन बना दो, यानी ये आया तो pKa1 प्लस pKa4 सर्किल बना दो, ऐसा नहीं, ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है ही नहीं। अब इसको पहले तो सोचो किस कैटेगरी में पुट करोगे, क्या लग रहा है कुछ कैटेगरी हमने इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यस कर चुके हैं। A4 माइनस यानी मल्टीवैलेंट कैटायन एनायन, तो इसको पानी में डालोगे तो A4 माइनस, जिसका हाइड्रोलिसिस होगा, फर्स्ट स्टेप कंसिडर करेंगे Ha3 माइनस प्लस OH माइनस C माइनस X, X और X। हाँ, जहाँ तक इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात है वो क्या हो जाएगा, Kw अपॉन Ka4 x स्क्वायर अपॉन C माइनस X को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है वो डेटा पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन और इस पर, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। पहले कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करोगे। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर x के नेग्लेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि Ka4 की वैल्यू भी Kw के ऑर्डर की होगी, तो ये वैल्यू जो है 1 के आसपास होगी, तो आप इस x को नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। तो मल्टीवैलेंट कैटायन एनायन, उसके बाद एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स, इसकी हमने बात की। तो एक तरह से जो सेकंड पार्ट है ये अब यहाँ आके कंप्लीट होता है। याद करो वो जो चार्ट हमने बनाया था उसमें दो पार्ट अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट था जिसमें केवल सॉल्यूशन में एसिड या बेस थे, सेकंड पार्ट भी कह सकते हो, वैसे तो एसिड और बेस ही है लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस थे, जिसको हम जनरली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और अब हम आएंगे थर्ड पार्ट पर, विच इज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन जनरल इंफॉर्मेशन आई थिंक हम सभी के पास है कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडिया है? यस, ऐसे सॉल्यूशंस जो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करते हैं, यानी हम कुछ भी करें उसमें एसिड या बेस डालें तो उनकी पीएच में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। अगर वही अमाउंट एसिड या बेस की अगर हम पानी में डाल दें तो पानी की पीएच में अच्छा खासा चेंज हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं बफर सॉल्यूशंस। लिख सकते हो एक लाइन, ए सॉल्यूशन who resist the change in pH, who resist the change in pH when small quantities of either acid or base is added to it. अगर हम एसिड या बेस की स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ऑब्वियसली अब माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए कि ऐसा क्या होता है इनमें, यानी कौन से सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशन होते हैं।
तो जो हमारा डिस्कशन है उसको भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे कि यानी होता क्या है, किन सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशन कहेंगे। तो कंटेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट, क्यों इनकी पीएच में चेंज नहीं होता है, तो बफर मैकेनिज्म। कॉन्सेप्ट क्या होता है इनका, क्यों चेंज नहीं होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, बफर मैकेनिज्म। थर्ड वन, अगर मैंने ये नहीं कहा कि चेंज बिल्कुल नहीं होता, चेंज होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, तो यहां पर अब 2 पॉइंट आते हैं। एक तो पीएच होगी कितनी, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, पीएच कैसे निकालेंगे बफर सॉल्यूशन की। और फोर्थ पॉइंट, चेंज इन पीएच, जो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है वो भी कितना होगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो डिस्कशन है हमारा बफर सॉल्यूशन को, उसको हम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर मैकेनिज्म, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन एंड फाइनली चेंज इन पीएच। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी जो बफर सॉल्यूशन है उसमें क्या होना चाहिए, तो एक बफर सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि उसमें या तो कोई वीक एसिड या वीक बेस हो, वीक एसिड या वीक बेस हो, प्लस इसके साथ इसका कॉन्जुगेट, वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। CS3 COH, ये एक वीक एसिड है, अब इसका बफर बनाना है तो इसके साथ में क्या मिक्स करना होगा, CH3CO-। हाँ ऑब्वियसली CH3CO- तो अकेला नहीं डाल सकते, आप क्या डालोगे, इसका सॉल्ट यानी CH3CONA, इन दोनों का। लेकिन Na+ आयन की कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो एक तरह से कह सकते हो सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, ये एक बफर की तरह बिहेव करेंगे। NH4OH वीक बेस प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड NH4+, ये भी एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं कि यही बफर होंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बफर की तरह बिहेव कर सकते हैं। अभी हम पहले इससे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। तो ये इसके नीचे आप कुछ लाइंस और छोड़ दीजिए, 6 to 7 लाइंस और छोड़ दीजिए, कुछ एग्जांपल्स में और आपको बताऊंगा। बट हाँ, पहला क्वेश्चन अब यहाँ पर ये आता है कि ये बफर क्यों है, यानी जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो अब हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, वो तो हमने लिख दिया कि यहाँ एक वीक एसिड वीक बेस के साथ, कोई वीक एसिड वीक बेस हो और उसके साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। बट अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि ये बफर क्यों है, वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल कोई सा भी मैं एक ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड प्लस एसीटेट आयन, ये हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, और इसमें इस बफर सॉल्यूशन में हमने H+ आयन ऐड कर दिया। H+ आयन मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपने ऐड किया, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हो यानी H+ आयन ऐड कर रहे हो। तो इस बफर सॉल्यूशन में हमने H+ आयन ऐड कर दी, तो क्या होगा, जो ये एसिड, जैसे ही आप H+ आयन ऐड करोगे, ये एसिड है, एसीटेट आयन एक बेस है, ये एसीटेट आयन H+ आयन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे, CH3CO। ऑलरेडी हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख चुके हैं, जब मैंने आपको ब्रोंस्टेड एसिड बेस बताया था तो वहां पर लिख चुके हैं। ये वैसे ये एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन का जस्ट रिवर्स है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नियरली 10⁵ होगा। मतलब ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में चली जाएगी, कह सकते हैं पूरी फॉरवर्ड में चली जाएगी। यानी जो H+ आयन हमने डाले थे, हम चाहते थे कि वो पीएच को चेंज करे, लेकिन वो H+ आयन तो सॉल्यूशन में बचे हुए ही नहीं, H+ आयन नहीं रहे, वो कंबाइन हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है। आप कह सकते हो, आप बहुतों को ऐसा लगता नहीं सर इससे क्या हुआ, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन तो बढ़ गई, एसिड की कंसंट्रेशन तो बढ़ गई। यस, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ी है, जो कि एक वीक एसिड है, और वो बहुत कम आयोनाइज होगा, वो बहुत कम आयोनाइज होगा। यानी इससे वापस जो H+ आयंस आएंगे वो तो बहुत कम होंगे, यानी आपने जितने भी H+ आयंस थे वो सब कंज्यूम कर लिए। पानी की पीएच क्यों चेंज होती है, पानी में जब आप HCl या H+ आयन डालते हो तो क्यों पीएच चेंज होती है, क्योंकि पानी में जब आप H+ आयन डालते हो तो वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट करते, वो H+ की फॉर्म में ही रहते हैं, इसीलिए वो पीएच को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन वो कंबाइन हो गए। अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड के कारण कोई पीएच नहीं आती,
पीएच जो है वो सॉल्यूशन में H प्लस आयन से आती है। तो एक एसिड के अमाउंट आप पानी में कितनी डाल रहे हो उससे पीएच नहीं डिसाइड होती, उस एसिड से H प्लस आयन कितने आ रहे हैं वो पीएच गवर्न करते हैं, वो पीएच डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर वो H प्लस आयन नहीं बचे, वो कंज्यूम हो गए, इसीलिए पीएच में चेंज थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा क्यों होगा? क्योंकि ये जो वीक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, जो कि थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा, तो उसके कारण पीएच में चेंज आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम OH आयन डालें तो एडिशन ऑफ OH आयन, एडिशन ऑफ OH आयन, तो इस बार कौन रिएक्ट कर जाएगा? एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस कन्वर्टिंग इनटू CH3CO माइनस प्लस H2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 1 से बहुत ज्यादा, ये रिएक्शन भी पूरी फॉरवर्ड में चली जाएगी, यानी जो OH आयन हमने डाले थे फिर से वो कंज्यूम हो गए। हाँ, उसके कारण आप कह सकते हो सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी, कोई बात नहीं, वीक एसिड ही तो था, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। या यूं कह दो एसीटेट आयन जो कि एक वीक बेस है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, उसका इंपैक्ट भी बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक वीक बेस ही है, इससे कोई बहुत ज्यादा OH आयन नहीं मिलने वाला। यानी हो क्या रहा है, हम H प्लस और OH आयन को कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम डाल रहे हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, और उसकी जगह पर वीक एसिड और या वीक बेस की कंसंट्रेशन या तो कम हो रही है या बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं वीक एसिड या वीक बेस की कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है उससे पीएच में बहुत कम चेंज आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन बढ़ती है या कम होती है तो उससे इंपैक्ट ज्यादा आता है, बट वीक एसिड से बहुत कम इंपैक्ट आता है क्योंकि वो बहुत कम आयनाइज होते हैं। तो ये यहाँ पर यानी H प्लस डाला वो भी कंज्यूम हो गए, OH आयन डाल लिए वो भी कंज्यूम हो गए, तो सॉल्यूशन की पीएच में जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा। चलिए यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर H प्लस और OH आयन कंज्यूम हो जाएंगे तो ये बफर की तरह एक्ट करेगा। लेकिन इसको और अच्छी तरह से अगर समझना है तो एक ऐसे सॉल्यूशन को भी हमें एक्सप्लेन करना होगा जो कि बफर नहीं है। हमें ये एक्सप्लेन करना होगा कि वो बफर क्यों नहीं है, तब जाके और अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। जैसे जनरली क्वेश्चन बहुतों के माइंड में ये आता है कि वीक एसिड ही क्यों, वीक एसिड ही क्यों? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस ये HCl है, इसका कॉन्जुगेट बेस NaCl, ये बफर क्यों नहीं हो सकता? HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl आयन ही है, तो ये बफर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुतों को लगता है सर इसमें भी तो अगर हम OH आयन डालेंगे, एडिशन ऑफ OH आयन, तो HCl उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो OH आयन हम डाल रहे हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे। जो OH आयन हम डाल रहे हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, बात तो सही लग रही, फिर ये बफर क्यों नहीं? हाँ, बहुतों को ऐसा लगता है सर H प्लस डालेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। पहले अभी OH आयन की तो बात करें, H प्लस को छोड़ो, पहले OH आयन की तो बात करें, वो तो रिएक्ट करे। क्या इसके कारण पीएच में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जब आपने OH आयन डाले, यस वो रिएक्ट तो कर गए, लेकिन किसके साथ रिएक्ट कर रहे? H प्लस के साथ। HCl मतलब H प्लस के साथ, तो OH आयन कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी, लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो कम हो गई, पीएच तो चेंज हो जाएगी। यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम नहीं हो रही, यहाँ एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो रही, जिसका बहुत कम पार्ट आयनाइज होता है। यहाँ HCl कम हो रहा है जो कि 100% आयनाइज होता है। तो कंडीशन ये है कि जो H प्लस या OH आयन जब आप डाल रहे हो तो वो जिससे रिएक्ट कर रहे हैं एसिड या बेस से, वो वीक एसिड या वीक बेस होने चाहिए। क्योंकि एक वीक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाए या वीक बेस की कंसंट्रेशन कम हो जाए या बढ़ जाए, उससे पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड कम हो रहा है या स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो उसके कारण पीएच में चेंज आएगा, यानी यहाँ पर भी OH आयन डालने पर पीएच में चेंज आएगा। इसीलिए ये बफर नहीं है। यानी कंडीशन ये है बड़ी सिंपल सी कि अगर H प्लस और OH आयन डाल रहे हैं तो जो कंज्यूम हो रहे हैं वो भी वीक एसिड वीक बेस होने चाहिए, और जो बन रहे हैं वो भी वीक एसिड वीक बेस होने चाहिए, और यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे हो रहा है। ये आप सोचो, अगर हमें ये पता ही नहीं कि एसीटेट आयन वीक बेस है, अगर हम एसीटेट आयन को जैसे हम बोलते आ रहे थे पहले कि स्ट्रॉन्ग बेस बोलते, तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बफर क्यों कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप इन्हें वीक एसिड वीक बेस नहीं बोलोगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो अब आप कह सकते हो और भी सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। यस, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो H प्लस और OH आयन को कंज्यूम करके वीक एसिड वीक बेस बना रहा है, वो सब बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लिखूं, ये दो तो पहले लिखे थे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस CH3CO NH4,
ये भी बफर सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन डालोगे तो कौन रिएक्ट कर जाएगा? एसीटेट आयन। OH आयन डालोगे तो कौन रिएक्ट कर जाएगा? NH4 प्लस। ये भी रिएक्शन होगी, ये भी रिएक्शन होगी, ये भी बफर सॉल्यूशन है। यस, ये भी बफर सॉल्यूशन है। पहले हमने ये एग्जांपल सीखे थे, जो जगह खाली छोड़ी उसमें आप ये एग्जांपल अब और लिख सकते हो। इवन NaHCO3 ये भी बफर सॉल्यूशन। एम्फीब्रोटिक सॉल्ट भी बफर सॉल्यूशन है। H प्लस डालोगे वो भी रिएक्ट कर जाएंगे, OH आयन डालोगे वो भी रिएक्ट कर जाएंगे, ये भी एक बफर सॉल्यूशन है। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन बफर होगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। हाँ, बट बुक्स में मोस्टली ये इस तरह के एग्जांपल्स या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, इवन एनसीईआरटी में भी NaCO3 इनको नहीं लिखा हुआ है, बट ये भी बफर होते हैं। तो ये भी बफर है, ये भी बफर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि बफर सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है और क्यों वो पीएच में चेंज को रजिस्ट करते हैं या क्यों उनकी पीएच में चेंज नहीं होता है। ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हम थर्ड पॉइंट पर कि इनकी पीएच को हम कैसे कैलकुलेट करें। पीएच कैलकुलेशन से पहले 1-2 टर्म्स और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस आप पानी में डाल रहे हो और उससे कोई बफर बन रहा है तो ऐसे बफर को कहते हैं मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर। और केवल एक ही सब्सटेंस डाला है तो इसे बोला जाता है सिंपल बफर। नाम में कुछ नहीं रखा है, इस नाम से कोई मतलब नहीं निकालना, सिंपल से कोई सिंपल मीनिंग नहीं निकालना है। मिक्स्ड बफर, सिंपल बफर। फर्दर यहां पर मिक्स्ड बफर में, स्पेशली मिक्स्ड बफर में एसिटिक एसिड और NH एसिटेट आयन है तो इसे बोला जाता है एसिडिक बफर और इससे बोला जाता है बेसिक बफर। लेकिन ये जो नाम है ना बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं एसिडिक बफर तो ऐसा फील आता है कि pH 7 से कम होगी, बेसिक बफर यानी pH 7 से ज्यादा होगी, जबकि ऐसा है नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं? जैसे यहाँ पर आपने एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन को डाला, ये एसिड है, ये बेस है। अब सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो इसके K और इसके Kb और इनकी कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड करेगा। अगर इसका Kb ज्यादा हुआ इसके K से तो ये तो बेसिक हो जाएगा, तो ये तो Kb पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्यों फिर एसिडिक बफर नाम रख दिया? बस वही होता है ना, आरएनएस डोमिनेट कर जाता है, आदत हमारी, क्योंकि वो ज्यादा आसान लगता है। तो बस यहाँ पर आरएनएस एसिड दिख रहा है तो एसिडिक बफर, आरएनएस बेस दिख रहा है तो बेसिक बफर। इस लॉजिक से ये नाम रख दिए गए। जितना कम यूज करोगे उतना अच्छा है, अवॉइड करो इन नामों को बसान। बफर है, ये भी एक बफर है। अब इनकी पीएच कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट पर अब हम आ रहे हैं, pH of buffer solution. फर्स्ट, नाम में भी एसिडिक ही लिख रहा हूं, एसिडिक बफर, बट जरूरी नहीं कि pH 7 से कम हो। एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 COOH प्लस CH3 COO माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर ये एसिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को A, और पानी में आप डायरेक्ट ये तो नहीं डाल सकते, एसिटेट आयन तो सॉल्ट ही होगा, CH3CO माइनस Na प्लस, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखेंगे? ठीक है। अब इसकी पीएच फाइंड आउट करनी तो बड़ा सिंपल सा है लॉजिक है। एसिटिक एसिड है, ये आयनाइज होगा एसिटेट आयन प्लस H प्लस, लेकिन सॉल्यूशन में ऑलरेडी एसिटेट आयन प्रेजेंट है S, तो इसका इस पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन और भी कम होगा, मान लेते हैं X प्लस H
और x के गिवन होगा s प्लस एक्स a माइनस एक्स। अभी तक हम H प्लस और OH आयन का कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि या तो दो एसिड डाल रहे थे या दो बेस डाल रहे थे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एसिडेट आयन डाल दिया, तो इनका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। हाँ, यहाँ पर ये ऑलरेडी वीक है, ये वीक है, और प्लस क्या लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इस x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये x यहाँ पर तो हम नेग्लेक्ट कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर भी मोस्टली हो जाता है, क्योंकि a और s इनकी वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, उसका कारण भी है, वो मैं आपको थोड़े नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। बट अभी आप ये सोचो कि ये x जो है मोस्टली यहाँ और यहाँ नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये x क्या है हमारा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Ka into A upon S। pH will be equals to नेगेटिव लॉग ले लिया pKa, नेगेटिव लॉग ऑफ A अपॉन S, तो पॉजिटिव करके S यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन, A अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, और दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन। इसको कहा जाता है हेंडरसन इक्वेशन। और यहाँ पर नॉर्मली तो मैं मना करता हूँ कि नहीं आप यहीं से स्टार्ट करिए, बट यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन में ये x नेग्लिजिबल ही होता है, तो यहाँ से ही आप डायरेक्ट pH फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हेंडरसन इक्वेशन ज्यादातर जगह पर हम लगा सकते हैं। कहाँ नहीं लगा सकते वो मैं बाद में अलग से बताऊंगा। अभी तो आप ये सोचे कि बफर सॉल्यूशन है, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ये किसके लिए फॉर्मूला आया, एसिडिक बफर के लिए ये फॉर्मूला आया है। हाँ, लेकिन इस फॉर्मूले को डिराइव करने के बाद समटाइम्स एक कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या आता है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। ऐसा लगता है कि सर आपने एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन तो लिख ली, बट आपने एसिटेट आयन के हाइड्रोलिसिस को तो रिएक्शन ही नहीं लिखी। एसिटेट आयन H प्लस आयन ले सकता है, उसकी रिएक्शन तो लिखी नहीं। क्या हमें ये रिएक्शन कंसीडर नहीं करनी चाहिए? तो अब अगर हम इसको सोचे तो हो क्या रहा है, यहाँ पर आप एसिटिक एसिड को आयनाइज करवा रहे हो और एसिटेट आयन बना रहे हो, एसिटेट आयन बना रहे हो। अब अगर हम एसिटेट आयन के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखते हैं तो वापस से एसिटेट आयन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसिटिक एसिड, फिर उसको डिसोसिएट करवाएंगे, फिर हाइड्रो, यानी साइकिल बना रहे हो। मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है एसिटेट आयन में, और हर एक रिएक्शन हम कहते हैं दोनों तरफ इससे ये कोई 100% तो नहीं गई, कितनी फॉरवर्ड में जाएगी वो इनके के बी सब पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर फॉरवर्ड में भी जा रही है, हम ये भी सोचते हैं हाँ बैकवर्ड में भी ये आ रही है, तो एसिटेट आयन H प्लस आयन से कंबाइन हो रहा है, H प्लस आयन से कंबाइन हो रहा है। अगर आप ये रिएक्शन फिर से लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले फॉरवर्ड में गए और वापस उसी रिएक्शन को बैकवर्ड में ला रहे हो, उसी रिएक्शन को वापस बैकवर्ड में आप लेके आ रहे हो, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ये तो फिर हमेशा ही करना चाहिए। आपने पानी में एसिटिक एसिड डाला, पानी में एसिटिक एसिड डाला, ये भी तो आयनाइज होकर एसिटेट आयन देता है। केवल पानी में एसिटिक एसिड डाला, ये भी तो आयनाइज होकर एसिटेट आयन देता है। क्या हम इसका हाइड्रोलिसिस की अलग से रिएक्शन लिखते हैं? ये तो ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है कि एसिटेट आयन अलग से डाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी बन रहा है। क्या इसके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन कंसीडर करते हो? नहीं, क्योंकि तो उसी के रिवर्स रिएक्शन में किसी भी एसिड के यानी किसी भी वीक एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिख रहे हो तो वापस से उसके कॉन्जुगेट बेस की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये वीक एसिड इसके डिसोसिएशन की रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हो, इसके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखो तो फिर ये मत लिखो, दोनों में से कोई एक। क्यों? दोनों लिख रहे हो तो यानी इसी रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जा रहे हो, फिर वापस बैकवर्ड में ला रहे हो, तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। इवन ये बोलो कि हाइड्रोलिसिस में हो क्या रहा है, एसिटेट आयन H प्लस आयन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन में वो हो तो रहा है, रिवर्स रिएक्शन में वो हो रहा है।
तो आप इवन ये भी बोल सकते हो, यहां पर हमने एसिड का डिसोसिएशन भी कंसिडर किया है और सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस भी। हाँ, ये नहीं कि यहाँ सर H2O तो है ही नहीं, ये मान लो H प्लस आयन H2O से ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप इवन इसके साथ H प्लस प्लस OH आयन कन्वर्टिंग इनटू H2O, ये रिएक्शन इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रिएक्शन तो वैसे भी आ जाएगी। तो कंक्लूजन ये है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम समझ में आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नहीं भी आई तो कंक्लूजन पहले ये याद रखना कि किसी भी वीक एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिख चुके हो तो कॉन्जुगेट बेस के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन अलग से नहीं लिखनी है, आपको दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिखनी है। हाँ, यही फॉर्मूला आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो, यहाँ से भी यही फॉर्मूला आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से करोगे तब भी यही फॉर्मूला आएगा, यहाँ से करोगे तब भी यही फॉर्मूला आएगा। उल्टा बोल तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन पर क्या लगेगा, कॉमन आयन पर, जैसे इसका इस पर लग रहा था, यहाँ पे भी बोल सकते हो, फॉर्मूला सेम आएगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हमें बोलना क्या वो भी मैं बता दूं, इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन भी कंसीडर हुआ है फॉरवर्ड में जब हम जा रहे हैं, और बैकवर्ड में आ रहे हैं तो एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस भी हम कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलोगे कि नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं, कंसीडर कर रहे हैं, उसे हमने नेग्लेक्ट नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था एसिडिक बफर, बेसिक बफर का पीएच का फॉर्मूला, बेसिक बफर। अच्छा, यहां पर चाहो तो और एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे एसिडिक बफर का एग्जांपल एक तो हमने ये लिखा ही, और क्या हो सकता है, HCl प्लस KCl, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, बाकी फॉर्मिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस भी यूज कर सकते हो। बेसिक बफर स्टैंडर्ड एग्जांपल NH4OH प्लस NH4Cl। थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस और क्रिएट करनी, C5H5N pyridine C प्लस C5H5NH प्लस Cl माइनस। यहाँ पर NH4OH वाला एग्जांपल ले लेते हैं, NH4OH आयनाइज हो रहा है, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस OH माइनस। इस NH4Cl का क्या लगेगा, कॉमन आयन फैक्ट सॉल्ट, बेस की कंसंट्रेशन है B लिख दो चाहो तो, B माइनस एक्स प्लस एक्स, x को अगेन नेग्लेक्ट कर देंगे तो Kb इक्वल्स टू S अपॉन B इंटू एक्स, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा POH इक्वल्स टू PKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। इसे भी हेंडरसन इक्वेशन ही बोला जाता है, ये भी एक हेंडरसन इक्वेशन। और जहां तक सिंपल बफर की बात है, उसके लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सिंपल बफर का सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस CH3 COO NH4 या NH4 CN, pH का फॉर्मूला हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस
तो ये बफर में 3 केसेस हैं जो इनिशियली हमने चार्ट बनाया था, अब आप वहां पर जाके लिख सकते हो, ये तीनों फॉर्मूले लिख सकते हो चाहो तो, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और सिंपल बफर के ये केसेस आप वहां पर लिख सकते हो। हाँ, लेकिन अब इसमें भी आता है कि जितने भी बफर्स अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन सब में अगर हम देखें तो हमने जो वीक एसिड या वीक बेस यूज किया है वो मोनोप्रोटिक एसिड या बेस था। तो क्या किसी पॉलीप्रोटिक एसिड बेस का बफर नहीं बनाया जा सकता? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे H2CO3 का बफर बनाना है तो क्या नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। इसके साथ में इसका कॉन्जुगेट बेस डालना पड़ेगा जो कि क्या है, NaCO3। अब ऐसा आप कह सकते हो सर NaCO3 तो अपने आप में ही बफर है, ये अपने आप में ही बफर है, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर भी बफर है, इन दोनों का मिक्सचर भी बफर है। अब क्योंकि H+ या OH आयन डालने पर ये रिएक्ट कर जाएंगे, सॉल्यूशन की पीएच में कोई चेंज, बहुत कम चेंज होगा। अब इनकी पीएच फाइंड आउट करनी तो कैसे करें? लिसन इट वेरी केयरफुली। H2CO3 ये आयनाइज होगा H+ और HCO3- में, जिसका Ka1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक और H+ आयन दे सकता है, लेकिन फिर से वही बात, इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में इससे जो H+ आयन और आएंगे उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो फर्दर डिसोसिएशन की कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है, यानी HCO3- के डिसोसिएशन की रिएक्शन नहीं लिखनी, इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसकी दोनों रिएक्शन में से एक लिख चुके हैं, एक को नेग्लेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है NaSCO3 की रिएक्शंस तो लिखनी पड़ेगी। सोचो अब इसकी NaSCO3 की रिएक्शंस क्या होगी? तो NaHCO3 ये भी आयोनाइज होगा, HCO3- H+ आयन देगा, लेकिन वही बात H2CO3 के रेस्पेक्ट में HCO3- के डिसोसिएशन को तो हम पहले ही नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो HCO3- के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, HCO3- के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखनी होगी, तो HCO3- का हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा क्या? H2CO3, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये H2CO3 के डिसोसिएशन की भी रिएक्शन है और HCO3- के हाइड्रोलिसिस की भी रिएक्शन है, यानी इसके हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इसके डिसोसिएशन की रिएक्शन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर केवल एक ही रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एक ही रिएक्शन, pKa1, वही एंडरसन इक्वेशन की तरह फॉर्मूला आ जाएगा, pH = pKa की जगह अब यहाँ पर आपको लिखना होगा pKa1 log सॉल्ट, हाँ यहाँ पर सॉल्ट क्या है, HCO3- अपॉन H2CO3। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए बार बार ये पॉइंट्स मैंने बोलते आया हूँ कि x के रेस्पेक्ट में y, y के रेस्पेक्ट में z, ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वही लॉजिक हम यहाँ यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचना, वापस से सोचना कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, किसको हम कंसिडर कर रहे हैं, किसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से सोचना, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा लगता है सर ये रिएक्शन भी कंसिडर कर लें, ये भी कंसिडर कर लें, तो वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सिमिलरली जैसे और ऑप्शन NaHCO3, इसका बफर बनाना, ये अपने आप में बफर है, लेकिन हाँ इसका कॉन्जुगेट बेस, इसके दो ऑप्शन है, इसके साथ H2CO3 भी मिक्स कर सकते हो और इसके साथ आप Na2CO3 भी मिक्स कर सकते हो, ये भी अपने आप में एक बफर है। अब अगर इसकी पीएच फाइंड आउट करनी तो क्या करें, फिर से देखते हैं, HCO3-, यहां पर भी एक ही रिएक्शन कंसीडर करने की जरूरत होगी। चलिए पहले HCO3-, ये H+ आयन देगा, प्लस CO3-, Ka2, HCO3- के डिसोसिएशन की रिएक्शन भी लिख ली, और साथ में ये बोलो हमने कार्बोनेट आयन के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन भी लिख ली, कार्बोनेट आयन के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन भी लिख चुके हैं, हाँ या ना, लिख चुके। इसका तो फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा, सॉरी ये तो डिसोसिएशन कंसीडर कर चुके हैं, कार्बोनेट आयन बन गया, तो HCO3- का डिसोसिएशन और कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस। अब एक और क्वेश्चन आता है, कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस तो कर ही लिया, क्या बाइकार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस भी कंसीडर करना है? तो जब आप कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर चुके हो, तो बाइकार्बोनेट का आयन का हाइड्रोलिसिस तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, कोई x के रेस्पेक्ट में y,
ऑलरेडी कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस हम कंसिडर कर चुके हैं, तो बाई कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये उल्टा लिखा हुआ तो इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको ऐसे समझ लेना, कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस, या तो ये रिएक्शन लिखें या ये रिएक्शन लिखें, दोनों में से एक लिखेंगे, HCO3- ऐसे लिखोगे और जल्दी समझ में आ जाएगा। कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिख चुके हैं, तो क्या इस बाई कार्बोनेट के आयन की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो यही रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर रिवर्स में आप HCO3- के डिसोसिएशन की रिएक्शन तो ले रहे हो, तो या तो इससे सॉल्व करो या इससे करो, दोनों में से किसी एक से, एक ही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। यानी अब यहाँ पर pH कितनी आ जाएगी, pKa2, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन pKa2 प्लस log अब मैं चाहता हूं कि ठीक है ऐसे तो डिराइव कर ही सकते हैं, लेकिन बिना रिएक्शन लिखे हुए बस आप मिक्सचर को देख के भी डिसाइड कर सकते हो, मिक्सचर को देख के भी हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, उसका तरीका बता रहा हूँ, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पॉलीप्रोटिक एसिड बेस और फॉर्मूला लिखना है तो पहले तो ये देखो इनमें से एसिड कौन है और सॉल्ट कौन है। कैसे डिसाइड करें, तो जिसमें ज्यादा H+ आयन दिखे वो एसिड, यहाँ एक H+ आयन है या 2 H+ आयन है तो ये एसिड, ये इसका सॉल्ट। अब ये देखो जो एसिड है अगर वो H लूज करता तो कौन सा H होगा, अगर एसिड H+ आयन लूज करता तो कौन सा H होगा, दूसरा राइट। एसिड अगर H+ आयन लूज करा तो वो दूसरा H+ आयन होगा, तो सॉरी यहाँ पर दूसरा नहीं, एसिड अगर H+ आयन लूज कर रहा है तो ये कौन सा H लूज कर रहा है, H2CO3 का पहला, H2CO3 का पहला H+ आयन लूज कर रहा है, इसीलिए pKa1। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से एसिड कौन, अब NaCO3 एसिड है क्योंकि इसके पास ज्यादा H है, तो ये एसिड है, ये सॉल्ट हो गया। तो अगर ये H लूज करेगा तो ये H2CO3 का कौन सा H होगा, दूसरा, इसीलिए क्या आ गया pKa। H2CO3 का दूसरा तो pKa2 प्लस log सॉल्ट। यानी जो एसिड है उसके लिए चेक करो कि वो H+ आयन दे रहा है, तो वो कौन सा H+ आयन दे रहा है उससे आप डिसाइड कर सकते हो। जो एसिड है उसके थ्रू चेक करो कि वो कौन सा H+ आयन दे रहा है। बहुत आसान। अगर आपको और लिखना है जैसे NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये एसिड ये सॉल्ट, तो pH इक्वल्स टू pK, ये कौन सा H देगा, दूसरा, तो pKa2 प्लस log ये सॉल्ट हो गया HPO4 2 माइनस H2PO। तो फाइनली कह सकते हो आप जितने भी pH के केसेस थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एक एसिड, एक से ज्यादा एसिड, वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है या नहीं लेना है, ये सारे केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये पार्ट जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट होता है यहाँ पर, लेकिन कह सकते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम अब यहीं से स्टार्ट होती है। क्यों एक्चुअल प्रॉब्लम अब यहीं से स्टार्ट होती है, तो उसका कारण ये है कि अभी तक तो क्या हो रहा था, मैंने एक केस बताया, उस पर एक प्रॉब्लम की, फिर एक और केस, फिर उस पर एक प्रॉब्लम, फिर एक और केस, फिर इस पर एक प्रॉब्लम। अब क्या होगा, क्वेश्चन जब आएंगे सामने क्वेश्चन होगा और आपको इन केसेस में से डिसाइड करना होगा कि इसमें से कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, वहाँ प्रॉब्लम आती है। यानी तब आपके माइंड में वो सारे केसेस आने चाहिए, आपके माइंड में दिखने चाहिए, वो चार्ट आपको दिखना चाहिए, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये इस कैटेगरी का है, फिर उसके अप्रोक्सीमेशंस आपके दिमाग में आने चाहिए। यहाँ मेनली प्रॉब्लम होती है, पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन किस कैटेगरी में पुट करें। अभी तक क्या हो रहा था, मैंने केस बताया, उसका क्वेश्चन कर दिया, फ्रेश रहता है माइंड में, हाँ ऐसे ही करना है, हो गया। ये मेन प्रॉब्लम अब यहाँ पर स्टार्ट होगी, वो प्रैक्टिस से होगी। और ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कैसे है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपको समझ में आएगा, सब कुछ अपने आप आपको दिखने लगेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, क्वेश्चन करो, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना पड़ेगा। नहीं हुए, आज किया, सॉल्यूशन देगा, 3 दिन बाद फिर से करो, फिर 3 दिन बाद फिर से करो, अपने आप ही होगा। तो कैटेगरीज जो है वो माइंड में होनी चाहिए। इवन यानी मैं स्टूडेंट से ही कहता हूँ कि ये नोट्स बंद होने चाहिए, या तो उस चार्ट को खोलो, बड़े से पेज पर चार्ट को लिखो और हर एक
कैटेगरी के नीचे एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल अपने मन से लिखो, डेटा लिखो कि कंसंट्रेशन इतनी के इतना है, क्वेश्चंस खुद बनाओ, जो मैंने बताया वो उन्हीं के डेटा याद कर लो, वो डेटा याद होने चाहिए। अच्छा इस कैटेगरी का क्वेश्चन हो तो इसका के इस तरह से होना चाहिए, कंसंट्रेशन इस तरह से होनी चाहिए, ये उस कैटेगरी, हर एक क्वेश्चन, हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम उसे किस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते और आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है, बहुत बार तो क्या होता है कि कैटेगरी डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है वो किसी न किसी कैटेगरी का होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता है। कहाँ प्रॉब्लम आती है कि बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि पानी में आपने 2-3 सब्सटेंस मिक्स कर दी, अब बताओ पीएच क्या होगी। जब भी आप एक से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जिनको हम मिक्स कर रहे हैं क्या वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट कैटेगरी समझ में आ जाएगी, अच्छा रिएक्शन नहीं हो रही तो कैटेगरी ये होगी। लेकिन अगर वो रिएक्ट कर सकते हैं तो पहले आपको उनको रिएक्ट करवाना होगा, उसके बाद आपको उनकी कैटेगरी समझ में आएगी। बिना रिएक्ट करवाया कैटेगरी समझ में नहीं आएगी। कौन रिएक्ट कर सकता, तो बड़ा सिंपल है, दो कौन रिएक्ट कर सकता और नहीं कर सकता, तो दो एसिड आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, दो बेसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एसिड और बेस है तो रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस है तो रिएक्ट करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज आर्नियस सॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस जो है वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। एसिटिक एसिड के एसिटेट आयन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एसिड H+ आयन लेगा, एसिटेट आयन H+ आयन लेगा, बात तो वही हो गई। तो कॉन्जुगेट बेस तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बाकी NaOH और HCl डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस है, न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूँ, पहले मैं यहाँ पर कुछ कॉमन एसिड और बेस लिख रहा हूँ, एसिटिक एसिड NH4OH, एसिटेट आयन, तो इसे ये बेस है और ये एसिड। अब आप पानी में किसी एक को डाल रहे हो तो पीएच कैसे फाइंड आउट करनी है ये ऑलरेडी आपको पता है। केवल HCl डाला, केवल NaOH डाला, एसिटिक एसिड डाला, NH4OH डाला, केवल एक, तो पीएच कैसे फाइंड आउट करनी है ये ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन अब हम एक से ज्यादा सब्सटेंस डाल रहे हैं, उसमें से भी कुछ केसेस में तो आपको पता है पीएच कैसे निकालनी। जैसे HCl प्लस NaOH, इन दोनों को मिक्स किया, इसकी पीएच कैसे निकालनी वो आपको पता है। क्या करोगे, ऑब्वियसली ये तो रिएक्ट करेंगे, एक एसिड और एक बेस आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो जो एक्सेस में होगा उससे अल्टीमेटली पीएच डिसाइड होगी। अगर HCl के मोल ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, NaOH के ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो तरीका आपको पता है, इनके बीच की रिएक्शन होगी। यहाँ पर अगर ये केस है NaCl प्लस वाटर, और अगर दोनों के इक्वल मोल्स हुए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एसिड के मोल्स, NaOH के मोल्स जिसके ज्यादा होंगे, मान लेता हूँ एक क्वेश्चन बनाने के लिए, इफ A इज ग्रेटर देन B तो A माइनस B, B 0 लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A माइनस B, अगर एसिड के मोल्स बच गए A माइनस B, इससे आप पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा केस है HCl प्लस एसिटिक एसिड। पहला क्वेश्चन क्या, ये रिएक्ट करके कुछ और बनाएंगे, क्या इनके बीच में रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आप पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस कैटेगरी में पुट करेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट कर सकते हो, कर चुके हैं ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस भी। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड पता है कैसे सॉल्व करना। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, यहाँ दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं HCl प्लस NH4OH। आपने इन दोनों को मिक्स करना, एक एसिड दूसरा बेस, आपको भी पता है रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2। अब इसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करनी है वो इनके मोल्स पर डिपेंड करेगा।
मान लेते हैं इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, 3 केसेस ले रहा हूँ, इसका 1, इसके 2 और इसके 2 और इसका 1 मोल है, ये सब 1 मोल 1 मोल। क्या होगा 0 0 1। वाटर के भी लिख दो लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं। अच्छा ये एक और पॉइंट बता दो, इस तरह से एसिड बेस की रिएक्शन से अगर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पानी वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो और अगर कुछ वॉल्यूम वाटर बन भी रहा है तो कुछ कम भी हो रहा है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर एक तरह से आपने पानी में आपने तो HCl और NH4OH डाला था, लेकिन अब पानी में HCl और NH4OH नहीं है, यहाँ पानी में केवल क्या है NH4Cl। आप क्वेश्चन की डायरेक्शन बदल दो, आप ये सोचो कि पानी में आपने NH4Cl डाला है, अब कैटेगरी डिसाइड करो। NH4Cl यानी एक तरह से जो सॉल्ट कह सकते हो, एसिडिक सॉल्ट, यानी एसिड आप पानी में डाल रहे हो, तो NH4Cl से अब आपको कैसे pH फाइंड आउट करनी वो डिसाइड करना होगा, और वो आपको पता है। NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है यानी NH4+ और NH4+ आपने डाला, भूल लो इनको, NH4+ से स्टार्ट करो, NH4OH प्लस H+, C-X जहाँ तक इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात है तो Kw/K सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी आ गई बेसिकली, इसको ऐसे कह देना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब इसके 1 और इसके 2 है तो 0 1, पानी के मोल्स नहीं लिख रहा हूँ। HCl पूरा कंज्यूम हो गया, NH4OH के 1 मोल बचे और NH4Cl का भी 1 मोल बचा है। NH4OH NH4Cl बचे हुए हैं, क्या बन गया एक वीक बेस, उसका कॉन्जुगेट एसिड बफर, इसके फॉर्मूले लगेंगे बफर के, यानी यहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले, यहाँ बफर के फॉर्मूले, और यहाँ पर थर्ड केस में ये 0 ये 1 और NH4Cl के 1, NH4Cl का 1 मोल, HCl एसिड NH4Cl, क्या बोलोगे इसको एसिडिक सॉल्ट, जिसको मैंने क्या बोला था एसिड, ये भी एसिड है ये भी एसिड है। हाँ चाहो तो इसको NH4Cl लिखो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जगह NH4+, ये भी एसिड ये भी एसिड, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड पर क्या लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, यानी ये कैटेगरी होगी कॉमन आयन इफेक्ट, ये हो गया बफर, ये हो गया सॉल्ट। यहाँ प्रॉब्लम होती है, यानी ये सब मोल्स पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन देखते ही ऐसा नहीं कि पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले रिएक्शन करवानी होगी तब समझ में आएगा कि बफर का फॉर्मूला लगेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगेगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का कॉमन आयन इफेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, इस तरह से ज्यादातर क्वेश्चन होंगे ऐसा, बट मोस्टली क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूजन होता क्या हम बिना रिएक्शन के डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कैटेगरी क्या, नहीं पता चलेगी। हाँ यहाँ पर पता चल गई थी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड दिख गया था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शीट सॉल्व करते रहो। S1 जो है बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया हुआ है सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप S1 के क्वेश्चंस आप करते रहो, ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे, अपने आप सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। S1 और O1 ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, बहुत और अच्छे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जेई मेंस या जेई एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं, जेई मेंस में भी इसी से क्वेश्चन आएंगे, जेई एडवांस में भी इसी से क्वेश्चन आएंगे, और कुछ नहीं। H2 O2 में थोड़े स्टेप्स बढ़ गई, नंबर ऑफ रिएक्शंस बढ़ गई, बट बेसिक यानी 2-2 3-3 क्वेश्चन को हमने कंबाइन कर दिया, अदरवाइज बेसिक क्वेश्चंस तो यही है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से आपको करना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।